हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज सेवा, जन कल्याण, सामाजिक उत्थान, धर्मार्थ कार्य अथवा कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देना होता है। अलाभकारी संस्थाएं कहलाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह या जनता को सेवाएं प्रदान करना होता है। यह संस्थाएं किसी प्रकार का उत्पादन, क्रय विक्रय और उधार लेन देन भी नहीं करती। इन संस्थाओं को लेखा पुस्तकों तथा लाभानी खाता बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यह वित्तीय खाता तैयार करती है तथा अपनी वित्तीय स्थिति के लिए आय तथा व्यय खाता तैयार करती है और उन्हें वैधानिक प्राधिकरण में जमा करवाती है। इस तरह के संस्थान ज़्यादातर ट्रस्टों द्वारा बनाए जाते हैं। इन संस्थानों ये संस्थान निम्नलिखित 3 प्रकार की श्रेणियों में हम इनको सारांशित कर सकते हैं। नंबर 1, संबंधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए क्लब, संघ या सामाजिक कार्य। वे चैरिटेबल संस्थान जैसे अस्पताल, छात्रों के हॉस्टल और अन्य शैक्षणिक संस्थान जो गरीब बच्चों के साथ साथ अनपढ़, युवा और पुराने समूहों को शिक्षा प्रदान करते हैं। पेशेवर व्यक्ति जैसे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, वकील आदि। इसमें वे सब चीज़ें शामिल की जाती हैं जो एक संस्थान के द्वारा बनाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे अलाभकारी संस्थाओं की मुख्य विशेषताएं। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सेवाओं को निःशुल्क या नाममात्र के शुल्क पर उपलब्ध करवाया जाता है। व्यापारिक गतिविधियां नहीं करती हैं, अतः उद्देश्य पूर्ति हेतु पूर्णतया सदस्यों या समिति द्वारा उत्पन्न निधि पर यह निर्भर होता है। ये जो है वो कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं करता है। ये केवल पूर्णतः उनके सदस्यों या समिति के द्वारा ही निर्भर होता है। इसमें आय का मुख्य स्रोत क्या है? आय का मुख्य स्रोत है सदस्यों से जो भी प्राप्त होगा, अनुदान हो, दान हो, सदस्यता शुल्क हो, सरकार से प्राप्त सहायता हो, विनियोग से प्राप्त उनकी आय हो, वो सब अलाभकारी संस्थाओं की मुख्य विशेषताओं में आएंगी। लेखा पुस्तकें और व्यापारिक और लाभहानि खाता बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम अलाभकारी संस्थाओं के बारे में ही करते हैं, जिसमें हमें इन लेखा पुस्तकों और व्यापारिक लाभहानि खाता में बनाने की आवश्यकता नहीं है। वैधानिक जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में हम वित्तीय विवरण तैयार करवाए जाते हैं। जो भी हमारी लीगल ज़रूरतें होती हैं उनको हम वित्तीय विवरण के द्वारा ही तैयार, जैसे कि हमारी प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा, इनको हम वित्तीय विवरण के द्वारा तैयार करवाए जाते हैं। इन विवरणों को वैधानिक प्राधिकरण में जमा करवाते हैं। जो ये हम विवरण बनाते हैं इनको हम वैधानिक प्राधिकरण में जमा करवाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? समिति पंजीकृत कहा जाता है। इन संस्थाओं का निर्माण प्रन्यास की तरह ही होता है। जो ये संस्थाएं होते हैं उनका जो हम निर्माण करते हैं वो एक प्रन्यास की तरह ही होता है। कार्य प्रबंधक समिति या इनके द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो कार्य प्रबंधक है, जो भी हमारा वर्क मैनेजमेंट है, वो एक समिति या जो भी अलाभकारी संस्था है उनके सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इन संस्थाओं की जो प्रसिद्धि है या ख्याति समाज कल्याण में उनके योगदान पर निर्भर करता है, न कि ग्राहक अथवा मालिक के संतोष के कारण। जो ये संस्थाएं होती हैं इनकी प्रसिद्धि, इनकी ख्याति कैसे होती है, ये सब समाज कल्याण के योगदान पर ही निर्भर करेगा, न कि ग्राहक और मालिक के संतोष के कारण। एकत्रित निधि को हम पूंजी निधि या सामान्य निधि में जमा कर दिया जाता है। जो भी हमारी फंड होगा वो हम कैपिटल फंड या जनरल फंड में जमा कर देंगे। अधिशेष व्यय पर या आय का आधिक्य होगा, सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता। जो भी हमारा शेष है वो हम सदस्यों में वितरित नहीं करते, इसको पूंजी निधि में जोड़ा जाता है। ये सब पूंजी निधि में
जोड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलाभकारी संस्थाओं के अभिलेखों का लेखांकन। जो भी हमारी अलाभकारी संस्थाएं होते हैं उन अभिलेखों का लेखांकन कैसे किया जाता है। अलाभकारी संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें इस प्रकार है। रोकड़ भई। रोकड़ भई में सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों को दर्शाने हेतु रोकड़ भई का निर्माण किया जाता है। लेखा भई सभी प्रकार के आयों, व्यय, संपत्तियां तथा दायित्वों के अभिलेख न हेतु लेखा भई तैयार की जाती है, जो कि वित्तीय विवरण हमें बनाने में सहायता होती है। जो भी हमारी लेखा भई है वो सभी प्रकार के खर्चे, इनकम, संपत्तियों तथा दायित्वों के अभिलेख न हेतु लेखा भई तैयार की जाती है। तीसरा है स्टॉक रजिस्टर। संपत्तियों को क्रय करने, उनके उपयोग करने से संबंधित विवरण दर्ज होते हैं। जो भी हमारी संपत्ति होती है उनको खरीदने और उनको उपयोग करने से संबंधित विवरण इसमें दर्ज होते हैं। जैसे एक लाइब्रेरी द्वारा पुस्तकों संबंधी विवरण, जैसे कितनी पुस्तकें हमने खरीदी, लाइब्रेरी के सदस्यों की कितनी पुस्तकें जारी हम कर रहे हैं लाइब्रेरी में, सदस्यों के द्वारा जमा कितनी करवाई गई पुस्तकें हैं, इन आदि सबसे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो एक संधारित स्टॉक रजिस्टर में की जाती हैं। अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा बनाए जाने वाले अंतिम खाते या अंतिम विवरण। अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा सिर्फ हम अंतिम खाते और अंतिम विवरण बनाते हैं, जिनमें तीन खाते होते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता, तुलना पत्र एवं चिट्ठा। लेखा भइयों की शुद्धता की जांच इसमें नोट कर लीजिएगा आप। लेखा भइयों की शुद्धता की जांच हेतु तलपट भी हम तैयार किया जा सकता है, जो हमें अंतिम खाते बनाने में सहायता करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम जो भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसके लिए हम तलपट बनाते हैं, तो हमें ये चीज़ें भी इसमें काम आएंगी कि लेखा भइयों की शुद्धता की जांच हेतु तलपट भी तैयार किया जा सकता है, जो अंतिम खाते बनाने में सहायक होता है। पहला पॉइंट है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आता है कि ये रोकड़ भई के आधार पर बनाया जाता है। ये सब चीज़ें रोकड़ भई के आधार पर ही बनाई जाती है। दूसरा, रोकड़ या बैंक का प्रारंभिक शेष, जो रोकड़ कैश है और बैंक का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो नाम पक्ष में यानी कि डेबिट पक्ष में लिखते हैं, जबकि बैंक का अधिविकर्ष होने पर ये जमा पक्ष में लिखा जाता है। अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर हमारा कैश है बैंक है तो उसका हम ओपनिंग बैलेंस नाम पक्ष यानी डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और अगर हमारा बैंक का अधिविकर्ष है तो हम जमा पक्ष में लिखेंगे। प्राप्तियों को नाम पक्ष में, जो भी हमारी प्राप्तियाँ हैं, रिसिप्ट्स हैं, उनको नाम पक्ष में, जबकि भुगतानों को हम जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। चाहे किसी भी वो वर्ष से संबंधित हो, परंतु प्राप्त चालू वर्ष में की गई हो, लेकिन वो हमारी रिसिप्ट हमें करंट ईयर्स में हमें मिली गई हो। आयगत तथा पूंजीगत दोनों प्रकार की मदों का हम लेखा करते हैं। इसमें आयगत वे होती हैं जो एक वर्ष के लिए होती हैं, पूंजीगत जो एक वर्ष से ज़्यादा वर्ष के लिए होती है। गैर रोकड़ी मदों, इसमें हरास आदि का लेखा नहीं किया जाता। प्राप्ति भुगतान खाते का अंतिम यानी कि नाम शेष रोकड़ या बैंक शेष होता है, जबकि अंतिम जमा शेष बैंक अधिविकर्ष होता है। जो भी रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट का अंतिम यानी कि क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारा रोकड़ या बैंक शेष होता है, जबकि अंतिम यानी कि क्लोजिंग यानी कि क्रेडिट शेष जो होता है वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ये इसका प्रारूप है। इस प्रारूप में सबसे पहले इस साइड डेबिट साइड लिखी जाती हैं प्राप्तियाँ, क्रेडिट साइड लिखी जाती है भुगतान, जिसका विवरण होता है कि पहले हम तिथि लिखते हैं, फिर विवरण, फिर रोकड़ प्रश्न संख्या, और फिर बैंक राशि और रोकड़ राशि। फिर क्रेडिट में भी ये चीज़ तिथि, विवरण, रोकड़ प्रश्न संख्या, बैंक शेष और रोकड़ शेष। इसमें प्राप्तियों को प्राप्तियों में क्या क्या आता है और भुगतान में क्या क्या आता है। प्राप्ति में शेष आगे लाया गया, जो भी हमारा शेष ओपनिंग है वो सब इसमें लिखा जाता है, जैसे कि हस्तस्थ रोकड़, बैंकस्थ रोकड़, अभिदान, सामान्य दान, पुराने साप्ताहिक बेकार, पेपर या अखबार विक्रय, पुराने खेल कूद के सामान का विक्रय,
जो भी हमारे पुराने खेल के उनको बेचना, सावधि जमा पर ब्याज, सामान्य विनियोग पर ब्याज या लाभांश, विनियोग, लोकर, किराया, रद्दी का विक्रय, जो भी धर्मार्थ कार्यक्रम से हमें प्राप्तियाँ होती हैं, विभिन्न प्राप्तियाँ, सरकारी सहायता, वसीयतें, विशिष्ट दान, विनियोग का विक्रय, स्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय, आजीवन सदस्य शुल्क, प्रवेश शुल्क, विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधि से प्राप्तियाँ, विशिष्ट निधि से ब्याज विनियोग, ये सब हमारी प्राप्ति में आती हैं। इधर आता है शेष आगे भुगतान। शेष आगे लाया गया यानी कि बैंक अधिविकर्ष क्रेडिट में। इसमें हमारा मजदूरी और वेतन, किराया, दरें एवं करें, बीमा, छपाई और लेखन सामग्री, डाक और कोरियर, दूरभाष प्रभाव, विज्ञापन, विविध व्यय, मनोरंजन व्यय, अंकेक्षण शुल्क, पारितोषिक, विनियोग का क्रय, मरम्मत और नवीनीकरण, मैदान का रखरखाव, वाहन, अखबार एवं साप्ताहिक पत्रिका, संपत्तियों का क्रय, शेष आगे, ये सब चीज़ इसमें आती है। और फिर इनका बैलेंस क्लोजिंग करते हैं हम, शेष आगे ले गए। जो भी हमारी प्राप्तियों का बैलेंस आएगा उसका, मान लीजिए हमारा प्राप्तियों का बैलेंस 1,00,000 आया और इसका 80,000 आया भुगतान का, तो इसके 20,000 हम इस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, शेष आगे ले गए। और ये हम या तो कैश में आ सकता है या बैंक के रूप में आ सकता है। और अगर भुगतान का ज़्यादा पेमेंट आया और प्राप्ति का कम, तो उसको हम शेष आगे यानी बैंक अधिविकर्ष के रूप में डेबिट साइड लिखेंगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।